क्लास में हम कुछ नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। नई यूनिट है और सुनिए, आज की क्लास में नई यूनिट और नया चैप्टर, यूनिट नंबर 7 है शायद ये, ठीक है ना। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये तो है चैप्टर का नाम, यूनिट का नाम। बल्कि इसमें हम लोगों को दो चीजें जाननी है। पहला है पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, इसके दो पार्ट है। पहला है पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, कोई भी जो रेडिएशन आप देखते हैं उसकी पार्टिकल नेचर, और दूसरा है वेव नेचर ऑफ मैटर, वेव नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको हम लोगों को पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, है ना। लिखिए, इसमें थोड़ा लिखना शुरू करिए। पहले शुरुआती दौर में इसमें काफी थ्योरेटिकल चीजें होंगी, फिर कॉन्सेप्ट आएगा काम का, ठीक है ना। लिखें, द वेरियस फिनोमिनन, भाई बात नहीं बस अब, द वेरियस फिनोमिनन कंसर्निंग रेडिएशन, द वेरियस फिनोमिनन कंसर्निंग रेडिएशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द वेरियस फिनोमिनन कंसर्निंग रेडिएशन, कंसर्निंग मतलब जो कि रेडिएशन के बारे में बात करते हैं। वेरियस फिनोमिनन कंसर्निंग रेडिएशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सुनो बच्चे, सुनो, लिखो पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन में, सॉरी क्या लिखा इसने, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लिखिए द फिनोमिनन सच एज इंटरफेरेंस, द फिनोमिनन फर्स्ट मतलब पॉइंट पॉइंट डाल के लिखिएगा। 3 फिनोमिनाज हैं, उनमें से पहला लिखें द फिनोमिनन सच एज, the phenomenon such as interference, comma diffraction, comma polarization, etc. Interference, comma diffraction, comma polarization, etc. etc. can be explained only, can be explained on the basis of wave nature of radiation only, can be explained on the basis of wave nature of radiation only, wave nature of radiation only मतलब कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ रेडिएशन ओनली। मीनिंग क्या कहना चाहता है कि कुछ फिनोमिनाज तो ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि वेव नेचर का सपोर्ट करते हैं। मतलब कि मैटर जो होता है, मैटर मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और उसका कुछ ना कुछ मास होता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर। तो ये कह रहा है कि मैटर की को जानने के लिए कई सारे फिनोमिनाज को हमने कंसिडर किया। उन कई सारे फिनोमिनाज में कुछ फिनोमिना तो ऐसे हैं जो कि इस बात का सपोर्ट करते हैं कि मैटर जो होता है वो वेव नेचर को एग्जिस्ट कर, वेव नेचर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब वेव नेचर को एग्जिबिट करता है। क्लियर, बहुत अच्छे। क्या लिखा, कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय द वेव नेचर ऑफ रेडिएशन ओनली। सेकंड लिखिए, द फिनोमिनन लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द फिनोमिनन लाइक photoelectric effect, comma Crompton effect, Crompton CROMPTON, Crompton effect नहीं, Compton effect है, Compton effect COMPTON, Compton effect, etc. The phenomenon such as photoelectric effect, comma Compton effect, etc. can be explained on the basis of quantum nature, can be explained on the basis of quantum nature, ब्रैकेट में लिखिएगा पार्टिकल नेचर, क्वांटम नेचर ब्रैकेट में लिखेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ द रेडिएशन,
मतलब एक थ्योरी तो कहती है, कुछ फिनोमेना तो कहते हैं कि लाइट जो होती है या मैटर जो होता है वो वेव की फॉर्म में लाई करता है। क्वांटम नेचर ब्रैकेट में लिखेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ द रेडिएशन, पार्टिकल नेचर ऑफ द रेडिएशन। थर्ड लिखिए द फिनोमिनन लाइक रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, द फिनोमिनन लाइक रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन कॉमा रिफ्लेक्शन। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन मतलब एक लाइन में लाइट का प्रोपेगेट करना, एक लाइन में प्रोपेगेट करना मतलब आगे बढ़ना, ठीक है ना। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन कॉमा रिफ्लेक्शन कॉमा रिफ्रैक्शन एटसेट्रा। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन कॉमा रिफ्लेक्शन एटसेट्रा। can be explained on the basis of either of the two nature of the radiation, either of the two nature of the radiation, either of the मतलब दोनों से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये जो फिनोमेना मैंने आपको बताए हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, इनको पार्टिकल नेचर भी जस्टिफाई करती है और वेव नेचर भी जस्टिफाई करती है। याद करिए मैंने आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किससे भी प्रूव कराया है, रे की फॉर्म में मानते हुए, मतलब रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन और वेव की फॉर्म में भी माना है, ठीक है ना। तो दोनों के दोनों नेचर इसको क्या करती हैं, जस्टिफाई करते हैं। इनको समझ ना, क्या लिखा, कैन बी मैंने कुछ लिखा, कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ आइदर ऑफ द टू नेचर ऑफ द रेडिएशन, आइदर ऑफ द टू नेचर ऑफ द रेडिएशन। ओके, अब लिखिए, नेक्स्ट टाइम लिखिएगा, therefore अगला लिखिए, therefore matter has dual nature, therefore matter has dual nature, matter matter has dual nature। कुल मिला जुलाकर कुछ फिनोमिनास तो ऐसे हैं जो पार्टिकल नेचर से जस्टिफाइड होते हैं, कुछ फिनोमिनास ऐसे हैं जो कि वेव नेचर से जस्टिफाइड होते हैं। और इसका मतलब इन दोनों को ही सच मान लिया गया, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि एक ही नेचर से सारे अगर जस्टिफाइड हो जाते तो एक को बिल्कुल गलत मान लिया जाता, एक को सही मान लिया जाता, और एक से अगर मान लो चाहे पार्टिकल नेचर से किसी से भी हो जाते उस एक को सही मान लिया जाता। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। जैसे इंटरफियरेंस के फिनोमिना को पार्टिकल नेचर नहीं क्या करती है, जस्टिफाई नहीं करती। जो इंटरफियरेंस का फिनोमिना है ना, वो वेव नेचर की वजह से ही जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि वेव में ही क्रेस्ट और ट्रफ जब एक दूसरे के अपोजिट फेज में आते हैं तो उनका इंटेंसिटी मिनिमम हो सकती है। पार्टिकल नेचर में ये जो हम बार बार बोल रहे थे कि अपोजिट फेज में आ जाने से इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी और सेम फेज में आने से इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, तो ये पार्टिकल नेचर में हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते थे। एक बात। दूसरी बात, पोलराइजेशन का फिनोमिना मैंने शायद आपको केमिस्ट्री में समझाया था कि पोलराइजेशन का मतलब होता है कि जब हम कोई एक स्लिट बनाते हैं, एक कोई बारीक से हमने स्लिट बनाई और यहां से लाइट डाली, तो हम पाते हैं कि जितनी इंटेंसिटी उस स्लिट के इस साइड है, सोर्स वाली साइड में जितनी इंटेंसिटी है उसकी आधी इंटेंसिटी पार हो जाती है। नहीं समझा मेरी बात? क्या बता रहा हूं, मैंने कहा ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कि एक ऑब्स्टेकल सामने हमने पूरा एक स्क्रीन लगा दी, कुल मिला जुलाकर इस मेरे सामने एक पर्दा लगा, बड़ा सा छोटा सा पर्दा, उस पर्दे में मैंने एक स्लिट कट कर दी, ऐसे ब्लेड से लेकर के स्लिट कट कर दी, और अब इसके ऊपर यहाँ इस कमरे में मैंने लाइट कर दी। अब तो ये जो पर्दा है, ब्लैक पर्दा है, इससे लाइट तो पास नहीं हो सकती, लेकिन जो स्लिट है वहां से लाइट पास हो सकती है। तो हम ये पाते हैं कि जितनी इंटेंसिटी लाइट की इस कमरे में थी उसकी आधी इंटेंसिटी रह जाती है उधर, और जस्ट आधी रह जाती है। बड़े काम का फिनोमेना है। अब इसने कहा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने ऐसे स्लिट्स कट की हैं तो आधी इंटेंसिटी उस साइड दिखाई देगी, केवल आधी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसने कहा कि जो लाइट ट्रेवल करती है वो वेव नेचर में ट्रेवल करती है, और वेव कैसी होती है, ट्रांसवर्स वेव। उसका कहना था कि दो वेव बनती हैं, ये वाली वेव भी बनती है जिनमें कि पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करता है, मीन्स ये वाली वेव बनती है ऐसे करके, ये वाली, हाँ वेरी गुड साइनो, ये वाली बनेगी, क्लियर। और साथ ही साथ ये वाली वेव भी बनती है जिन जो हॉरिजॉन्टल होंगी। समझ में आ रही बात ना भाई? एक बार तो ऐसी वेव बनेगी वर्टिकल वेव्स ऐसे करके, और कुछ वेव्स ऐसी बनती हैं वेव्स। अब ये जब सारी की सारी वेव जाके उस पर्दे से टकराएंगी
तो पर्दे की जो स्लिट सीधी काटी है आपने, वर्टिकल स्लिट काटी है, उन वर्टिकल स्लिट से ये वाले वाइब्रेशन तो क्या हो जाएंगे, पार हो जाएंगे, ये वाले तो पार हो जाएंगे, लेकिन ये जो ऐसे ऐसे जा रहे हैं ये चूंकि परपेंडिकुलर पड़ेंगे उसके, तो ये पार नहीं हो पाएंगे। समझ में आ रही बात ना, ये वाले वाइब्रेशन यही रह जाएंगे इस साइड। इसलिए उधर केवल अगर 1000 वेव्स हमने यहाँ से जनरेट की हैं तो 500 वेव्स उधर निकल जाएंगी, वो बाकी यहाँ रह जाएंगी। समझ में आ रही बात ना, इसलिए इंटेंसिटी उधर जाते जाते आधी हो जाएगी, क्योंकि पोलराइजेशन आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है, इसलिए आपको पूरा कहानी नहीं पता, नहीं तो मैथमेटिकली बाकायदा प्रूव्ड है कि आधी रह जाएगी इंटेंसिटी। फिर हमने क्या किया, इसके आगे एक और पर्दा लगाया, एक और मतलब ब्लैक स्क्रीन लगा दी। उस ब्लैक स्क्रीन में फिर से हमने स्लिट्स कट की, लेकिन अब की बार कैसे स्लिट कट की, हॉरिजॉन्टल। पता कैसे चला कि इंटेंसिटी आधी रह गई, कोई एकदम ये तोलने वाली चीज तो है नहीं कि हमें एकदम पता चल जाएगा एकदम आधी रह गई। भाई तोल का तो पता चल जाएगा कि किसी बात को हमने कहा 1 किलो चीनी से आधा किलो चीनी हो गई मतलब आधी रह गई, लेकिन लाइट की इंटेंसिटी जस्ट आधी रह गई, पता कैसे चलेगा, है ना। मान लीजिए मैं कहूं अभी मैंने 4 बल्ब जला हुआ, इसमें से 3 कर दूं या 2 बल्ब बंद कर दूं और 2 जला दूं, तो इंटेंसिटी जस्ट आधी हो जाएगी, लेकिन हम ऐसे देख नहीं समझ नहीं पाएंगे कि हाँ आधी हो गई है, जितनी अभी है उसकी जस्ट आधी हो गई है, हम नहीं पकड़ पाएंगे भाई, ऐसे थोड़ी सोच पाएंगे। तो उसको जानने के लिए हमने क्या किया, सामने एक और स्क्रीन लगाई और उस स्क्रीन में हॉरिजॉन्टल स्लिट कट कर दी, हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल स्लिट कट करने के बाद ये जो पोलराइज्ड लाइट थी, जो एक बार पोलराइज हो चुकी है, इसको हमने पोलराइजर नाम दिया। जिस पोलराइजर से धीरे धीरे वो पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो हटा दे वो भी मैं बता दे रहा हूं, तो एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ अब ये जो पोलराइजर था इसको हमने क्या नाम दिया, पोलराइजर। इसका काम है लाइट को पोलराइज कर देना। पोलराइज कर देना मतलब लाइट को बताना कि तुम लोग 2 नेचर के लोगों से मिलकर बने हो, तुम सब एक नहीं हो। उन्होंने पूछा नहीं हम तो सब वेव हैं, समझ में आ रही बात ना। जैसे किसी को बता देना कि तुम सब एक नहीं हो, लेकिन हम सब बोले नहीं हम सब तो एक हैं। बोले कैसे, हम सब हिंदुस्तानी हैं। अच्छा, हम सब भारतीय हैं, हम सब इंडियन हैं। अच्छा, इस मामले में एक हो, नहीं नहीं कुछ और बातें भी तो हैं, उस मामले में एक नहीं हो। समझ में आ रही बात ना। तो किसी कान में ये कह देना कि कुछ और भी बातें हैं, केवल भारतीय होने से एक हो तो एक थोड़ी ना हो जाते हैं। कुछ आपके कानों में ऐसे जब बोलने लगेंगे तो क्या हो जाएंगे, उन्हीं बातों को सुन सुनकर कुछ लोग पोलराइज हो जाएंगे। पोलराइज होना मतलब 2 हिस्सों में बढ़ जाना, 2 पार्ट में बढ़ जाएंगे। तो ये जो वेव्स आ रही थी ना, इन वेव्स को इस पोलराइजर ने क्या कहा, तुम एक जैसे नहीं हो सब। बोले सब हम तो वेव्स हैं। बोला वेव ही तो, किस टाइप की हो, बोला ट्रांसवर्स वेव। तो कहा सब की सब ट्रांसवर्स, हाँ सब ट्रांसवर्स, लेकिन कहा एक कमी है, एक मामले में तुम अलग हो, क्या कि वो वर्टिकल वेव्स हैं और तुम हॉरिजॉन्टल वेव्स हो, ठीक है ना। समझ में आ रही बात ना। तो उनमें से एक को रोक दिया, एक को बाहर कर दिया, तो इससे क्या हो गया, चीजें पोलराइज हो गई। पोलराइज होना मतलब 2 हिस्सों में बांट देना। समझ में आ रही बात ना। किसी भी चीज को पोलराइज करने का मतलब यही है। जैसे हमने कहा HCl पोलराइज्ड हो जाता है, H+ और Cl-। पोलराइज होना मतलब पॉजिटिविटी एक किनारे और नेगेटिविटी एक किनारे हो जाना। समझ में आ रही बात ना। जैसे हमने कहा इंडक्शन के थ्रू क्या हो जाता है, एक प्लेट को हम प्लस चार्ज देते हैं, पॉजिटिव चार्ज देते हैं, सामने वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पोलराइज हो जाना। वो जो सामने वाली प्लेट थी वो तो न्यूट्रल थी, आपने ये जो इधर से पॉजिटिव चार्ज दिया, इस पॉजिटिव चार्ज ने उनको क्या समझा दिया कि तुम जिनके साथ रह रहे हो उनके वो सब तुम्हारे जैसे थोड़ी ना, सब अलग अलग हैं, कुछ उनमें कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव हैं। एक काम करो, हमारे इन्फ्लुएंस में आकर के पॉजिटिव वाले चार्ज ने कहा तुम हमारे इन्फ्लुएंस में आके इधर आ जाओ, तो वो न्यूट्रल चीज जो थी, जो न्यूट्रल चीज थी जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर थे, उसमें पॉजिटिव एक किनारे हो गए, नेगेटिव एक किनारे हो गए। इसी को कहा जाता है पोलराइजेशन। समझ में आ रही बात ना। तो कुल मिला जुलाकर किसी भी चीज को 2 हिस्सों में ब्रेक कर देना, तोड़ देना, क्या कहलाता है, पोलराइजेशन कहलाता है। ठीक, तो अब ये हमने इस पोलराइजर के आगे एक और स्क्रीन लगाई है, उसमें हमने हॉरिजॉन्टल स्लिट कट कर दी, और हॉरिजॉन्टल स्लिट कट करने के बाद हमने पाया कि ये जो पोलराइज लाइट है उसके बियॉन्ड देखा एकदम अंधेरा, डार्क, जबकि झिल्लियां काटी हुई हैं, एक नहीं बहुत सारी स्लिट्स काटी हुई हैं हमने। तो बहुत सारी स्लिट्स होने के बावजूद ये पार नहीं हो रही लाइट, कारण क्योंकि सर एक को तो रोक लिया किसने, इसने वर्टिकल वाली को पार करा दिया, हॉरिजॉन्टल वाली को रोक लिया। आपने अगले वाले में हॉरिजॉन्टल स्लिट काट दी तो उसने हॉरिजॉन्टल वाली को क्या करा दिया, मतलब सॉरी मैंने कैसी वाली कर दी, हाँ वर्टिकल पार हुई थी ना, हॉरिजॉन्टल स्लिट काट दी। अगर हॉरिजॉन्टल आती तो पार हो जाती, लेकिन वर्टिकल आ रही है तो पार नहीं हुआ। उस दिन कंप्लीट डार्क, बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है ये अपने आप में, एकदम कंप्लीट डार्क मिलेगा। तो इससे आइडिया लगता है कि इसका मतलब लाइट जो चलती है वो वेव नेचर की फॉर्म में ट्रेवल करती है। अगर पार्टिकल होते तो हॉरिजॉन्टल से भी थोड़े बहुत पार हो जाते ना। अगर ये पार्टिकल्स होते तो जहां जहां हॉरिजॉन्टल झिल्लियां दिख रही हैं उनसे भी थोड़ा बहुत पार हो जाते। यानी ये जो वेव नेचर का सपोर्ट करने वाले जितने साइंटिस्ट थे वो इसी फिनोमेना को सबसे ज्यादा बोला करते थे कि देखो पोलराइजेशन ऑफ लाइट जस्टिफाई करता है कि लाइट जो ट्रेवल करती है, मैटर जो ट्रेवल करता है जगह दूसरी जगह, या रेडिएशन जो ट्रेवल करता है
कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह, वो वेव नेचर में ट्रैवल करता है, वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है। क्लियर? लेकिन बाद में इस थ्योरी को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और ये सब मैक्सवेल प्लैंक्स और ये सब साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग ही एक फिनोमेना उठाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, लाइट जो होती है पार्टिकल नेचर की फॉर्म में ट्रैवल करती है, और वो पार्टिकल्स को हमने क्वांटम नाम दिया, उन पार्टिकल को ही क्वांटम नाम दिया। क्वांटम का प्लूरल बना दिया क्वांटा, कि बहुत सारे क्वांटम मिलकर क्या बन जाते हैं? क्वांटा। उन क्वांटम का मतलब फोटोन ना, बाद में उसको एक अलग नाम भी बता दिया, फोटोन। बात समझ में आ रही ना? तो कुल मिला जुलाकर, लेकिन अब जो फिनोमिनाज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से प्रूफ हो रहे हैं वो वेव नेचर से प्रूफ नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब साफ साफ क्या कहा कि भाई एक काम करो, ना तो तुम पूरी तरह से जीत पाए ना ये पूरी तरह से जीत पाए, एक काम करो दोनों की बातें मान ली जाए और ये कहा जाए कि जो लाइट होती है या मैटर का रेडिएशन जो होता है वो ड्यूअल नेचर रखता है। ठीक है ना? दोनों तरीके की नेचर रखता है। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। तो बस आपने क्या लास्ट स्टेटमेंट लिखा ना, देयरफॉर द मैटर हैज ड्यूअल नेचर। खत्म, ये कहानी खत्म। अगला टॉपिक डालिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां से आपको काम की कहानियां स्टार्ट होती दिखाई देंगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका पहले से पढ़ा हुआ, आपको याद भी रहा होगा, समझते भी होंगे आप इसको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोन का क्या लिया बच्चों? फोटोन का क्या लिया? फोटो। फोटोन का लिया फोटो, और इलेक्ट्रॉन का लिया हाँ मतलब इलेक्ट्रिक, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है ना? लिखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत ही आसान सा है, कोई मुश्किल बात नहीं है। लिखें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में लिखिए, द फिनोमिनन ऑफ इजेक्शन ऑफ, हाँ वेरी गुड, द फिनोमिनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फिनोमिनन ऑफ ejection of electrons from a metal surface, the phenomenon of ejection of electrons, the phenomenon of ejection of electrons from a metal surface, the phenomenon of ejection of electrons from a metal surface when the phenomenon of ejection of electron from a metal surface when the light of sufficiently high frequency, the light of sufficiently high frequency, sufficiently मतलब जितने की ज़रूरत होती है, sufficiently high frequency, बेहतर वर्ड होगा फ्रीक्वेंसी बच्चे, फ्रीक्वेंसी से बाद में डिनोट करेंगे, एनर्जी होती है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है ना। Sufficiently high frequency falls upon it, falls upon it, the phenomenon of ejection of electrons from a metal surface when the light of sufficiently high frequency falls upon it is known as photoelectric effect, is known as photoelectric effect. And the electrons so emitted, and the electrons so emitted, इस प्रकार से इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स, and the electrons so emitted are called photoelectrons, and the electrons so emitted are called photoelectrons. ओके, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉन से कुछ अलग नहीं होते, वही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स मतलब हम तब अब तक पढ़ते आ रहे थे, वही वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। बस इतना होता है कि मेटल के सरफेस से इजेक्ट होते हैं। समझ में आ रही बात ना? बल्क फिनोमिना नहीं है ये। कैसा फिनोमिना है? बोलो, बल्क फिनोमिना है सरफेस फिनोमिना? सरफेस फिनोमिना है। ठीक है ना? बल्क फिनोमिना का मतलब वो चीज़ जो पूरे मतलब पूरे बल्क के अंदर होती है, मतलब पूरे अमाउंट में होती हो, उसको बल्क फिनोमिना कहते हैं। ठीक है ना? और ये जो हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बल्क फिनोमिना है या सरफेस फिनोमिना? बल्क फिनोमिना है। ठीक है ना? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब जो लिक्विड के कारण पड़ने वाला प्रेशर होता है वो सब जगह पड़ता है, पूरे बल्क पे काम करता है। समझ में ना? बहुत अच्छे। और सरफेस टेंशन, सरफेस फिनोमिना, सरफेस टेंशन जो है वो कैसा फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन, सरफेस फिनोमिना। बॉइलिंग, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बल्क फिनोमिना। समझ में आ रही बात ना? बॉइलिंग, ये सब समझ रहे हो मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ? बॉइलिंग ऑफ वाटर, जब वाटर बॉयल करता है तो पूरा बॉयल होता है, पूरा बल्क, पूरा वाटर। इवेपोरेट होता है तो केवल ऊपर ऊपर से इवेपोरेट होता है। समझ गए ना?
इवेपोरेशन, समझ गए, बहुत अच्छे। चलो खैर, तो कुल मिला जुलाकर आप इसने क्या कहा, सिंपल सी बात, जब कोई सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होती है, टकराती है, आकर गिरती है, तो वो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा देती है। और इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन की इस घटना को ही हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। एकदम बेसिक है, ये पहले से भी आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना, बहुत अच्छे। वो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ रहा है किसके कारण आ रहा है, फ्रीक्वेंसी के कारण, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, है ना, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, है ना, अकॉर्डिंग टू, इसी के आगे लिखिएगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, the energy of the light or photon, the energy of the light or photon is directly proportional to the energy of the light or photon, the energy of the light or photon, लाइट फोटोन से मिलकर बनी होती है। कुल मिलाकर ये इसका मानना था कि जो पार्टिकल्स, मतलब कुल मिला जुलाकर उसका कहना था कि लाइट जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है तो कैसे करती है, उसने कहा कोई भी सोर्स छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स की बौछार करता है। लाइट का जलता हुआ कोई भी सोर्स, इल्यूमिनेट होता हुआ कोई भी सोर्स छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स की बौछार करता है। बौछार करना मतलब उससे लाइट के पार्टिकल्स लगातार इमिट होते रहते हैं। उन लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। समझ में आ रही बात ना। वो फोटोन्स एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं, मास नहीं है। लोगों ने सवाल किया ऐसा क्यों कह रहे हो कि मास नहीं है, उसने बोला ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब वो किसी मेटल सरफेस पे टकराते हैं तो अपने पीछे रेसिड्यू नहीं छोड़ते। समझ में आ रही बात ना, क्योंकि अगर मैटर होता है तो नष्ट हो जाने के बाद भी कुछ ना कुछ उसका रेसिड्यू रहता है। समझ में आ रही बात ना। जैसे बुलेट को फायर कर दिया तो बुलेट के फायर हो जाने के बाद भी मैक्सिमम अमाउंट तो उसका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके शेल बची रह जाती है, खोखे बचे रह जाते हैं, ठीक है ना। बुलेट के जो खोखे होते हैं बचते हैं, ठीक है ना, वो रेसिड्यू की फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। समझ में आ रही बात ना। तो कहने का मतलब यह है मैटर का बना हुआ कोई भी चीज होगी तो वो जब किसी चीज से टकराएगी तो वो नष्ट होने के बाद भी कंप्लीटली अगर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज उसका रेसिड्यू बचना चाहिए। लेकिन फोटोन जब किसी मेटल सरफेस से टकराते हैं तो फिर रेसिड्यू पीछे नहीं छोड़ते और बस क्या होते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी इंपार्ट करके उसको मूव करा देते हैं। इसका मतलब है कि ये एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं और ये पैकेट जैसे ही मेटल सरफेस से टकराते हैं तुरंत फट जाते हैं। एनर्जी का एक छोटा सा पैकेट जब आके किसी मेटल से टकराया तो तुरंत फट गया, उसके बस्ट हो जाने से ही एनर्जी रिमूव होती है और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलती है। इलेक्ट्रॉन या तो इजेक्ट हो जाता है या नहीं भी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। कब नहीं होता है, जब उतनी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट ना हो जितनी फ्रीक्वेंसी का को चाहिए था, यानी उस मेटल सरफेस से निकालने के लिए जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए होती, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी लेकर अगर आया होगा तो नहीं निकाल पाएगा इलेक्ट्रॉन को। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, बहुत अच्छे। बहुत काम की बात बता रहा हूँ, ये यूनिट बहुत आसान है और अच्छा खासा इसका वेटेज है। अजीब सी कहानी है, मतलब इस यूनिट में कुछ भी नहीं है सही मायनों में। अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से इस यूनिट में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सीधी सादी सी यूनिट है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाली यूनिट नहीं है। उसके बावजूद भी इसका वेटेज अच्छा खासा है, ठीक है ना, क्लियर है। देखें अच्छा ठीक है, सुनो तो सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर आके टकराएगी तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा देगी, क्लियर है। अभी कोई डाउट रहेगा इसमें नहीं। तो अभी उसने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल प्लैंक्स थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब इक्वलिटी में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है एच न्यू, ई बराबर एच न्यू, वेयर एच इज कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या आप में से कोई मुझे इसकी वैल्यू बता पाएगा? वाह वेरी गुड, 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। वो यहीं से आई है यूनिट। उस टाइप तक जब लोग पूछा करते थे सर ये यूनिट कहां से आ रही, जूल सेकेंड, यहीं से आई है। बताओ आ रही कि नहीं आ रही है? कैसे? हमने कहा सर H बराबर क्या हो जाएगा, E अपॉन न्यू। H बराबर E अपॉन न्यू, E मतलब जूल और न्यू मतलब सेकेंड इनवर्स। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज। तो सेकेंड इनवर्स को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई, जूल सेकेंड। तो
प्लैंक्स कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो जूल सेकंड होती है और वैल्यू कितनी होती है 6.63 इंटू 10 की पावर -34। क्लियर? बढ़े? सबकी नहीं होगी, तुम्हारी अकेले तो होने से कुछ नहीं है, तुम्हारी है, सबकी क्यों है? अरे नहीं, सबकी छुट्टी कल क्यों है? बबीता तुम्हारी छुट्टी है? तुम्हारी छुट्टी है कल? अच्छा ऐसे नहीं, जाने नहीं, सबकी छुट्टी है। देखो उसकी नहीं है ना आज तक। अरे तो कहीं वो वैसी छुट्टी थोड़ी ना, कोई गैजेटेड छुट्टी थोड़ी ना है, वो तो तुम लोगों को मिलती है, केवी वालों को तो एडवांटेजेस है ना भाई। ठीक है चलो अब देखो, लिखो, बढ़ो आगे, बात नहीं, बस आगे लिखो। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक, नहीं रुक जाओ, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बाद में लिखवाते हैं। नेक्स्ट लिखिए, सबसे पहली बात, छोटे छोटे दो टर्म लिख लीजिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एक छोटा टर्म लिखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखिए। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, ब्रैकेट में लिखिएगा फोटोन, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, ब्रैकेट में लिखेंगे फोटोन, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट which can eject the electron from the metal surface. The minimum amount of frequency, a minimum frequency of the light or photon which can eject the electron from the metal surface is known as threshold frequency, is known as threshold frequency, is known as threshold frequency. It is denoted by nu naught, it is denoted by nu naught. फोटोन की फ्रीक्वेंसी को न्यू से और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू नॉट। हाँ, न्यू के नीचे ये नॉट लगा दीजिए, ठीक है ना, न्यू नॉट। एक बार फिर समझो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है ना? मतलब किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए जितनी कम से कम फ्रीक्वेंसी नीडेड होती है, लाइट की फ्रीक्वेंसी कम से कम कितनी होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन इजीली इजेक्ट हो जाए, तो वो कहलाता है क्या हमारा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बताइए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लाइट की नेचर पे डिपेंड करेगी या मेटल की नेचर पे डिपेंड करेगी? रुक जाओ, कितने लोग कह रहे हैं लाइट की नेचर पे डिपेंड करेगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लाइट की नेचर पे डिपेंड करेगी। कितने लोग कह रहे हैं इस बात को? लाइट की नेचर पे डिपेंड नहीं करती फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल की नेचर पे डिपेंड करेगी। ऐसा कितने लोग कह रहे हैं? अच्छा जी, 1 2 3 4 5 6 लोग, और बाकी कुछ लोग इस बारे में कुछ भी नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको ये बात समझ में नहीं, सर बात किस बारे में चल रही, छोड़िए अब इसको, अब लिखना बंद करते हैं, यहां से बात, अब बात शुरू होती है, ठीक है ना? ध्यान लगाइए। सबसे पहली बात आपको मैंने अभी तक इतना बताया कि मेरे प्यारे बच्चों, लाइट यानी मैटर, कोई भी मैटर, रेडिएशन कोई भी हो, वो दो नेचर शो करता है, या तो वो पार्टिकल नेचर शो करता है या तो वो वेव नेचर शो करता है। उसकी वेव नेचर के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं, वेव नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। कौन कौन से फिनोमेना? इंटरफियरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये सब वेव नेचर को बताते हैं। क्लियर? या तो सर पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है, पार्टिकल नेचर मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पलेन इफेक्ट, ये सब हमने नहीं पढ़ा है सर, ये अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। मेन स्कूल मिला जुलाकर मैटर की दो नेचर होती हैं, ड्यूअल नेचर होती हैं, उसमें से एक नेचर को हम पढ़ने जा रहे हैं, वो पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि मैटर जो होता है, रेडिएशन जो होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है ना, वो पार्टिकल की फॉर्म में जाता है, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक नया नाम दिया गया, फोटोन या क्वांटम या क्वांटा।
समझ में आ रही बात ना? वैसे क्वांटम का प्रयोग कर देते हैं क्वांटा, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। जब ये जो पार्टिकल हैं ये लाइट से निकलते हैं, लाइट से, जैसे अभी हमने ये लाइट इल्यूमिनेट कर रही है, ये लाइट जलाई हुई है, इससे फोटॉन्स निकल रहे हैं लगातार। वो जो फोटॉन्स निकल रहे हैं उनकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, उनकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, मींस एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है। क्लियर? जो सर्टेन फ्रीक्वेंसी उनकी है, उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लाइट की नेचर पे डिपेंड करती है। उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, बार बार कह रहा हूं, लाइट के जो फोटोन, किसी भी लाइट सोर्स से निकलने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी लाइट की नेचर पे डिपेंड करती है। लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल की नेचर पे डिपेंड करती है। किस मेटल की? जिस मेटल से आपको इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराना है। नहीं समझे? जैसे सपोज कर लीजिए कि आपने येलो कलर की लाइट का फोटोन किसी मेटल्स पे डाला, मेटल पे, और येलो कलर के लाइट की फ्रीक्वेंसी है कितनी? मान लीजिए 500 हर्ट्ज। एक एग्जांपल दे रहा हूं वैसे, ठीक है ना? मान लीजिए कितनी है? 500 हर्ट्ज। और आपको रिक्वायरमेंट थी, मान लीजिए कि पोटेशियम के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आने के लिए 700 हर्ट्ज की, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब 700 हर्ट्ज वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये 500 हर्ट्ज है, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट। बोलो बात समझ में कि नहीं? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, मींस मेटल, जिस मेटल से आप इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराना चाहते हैं। हाँ, वर्क फंक्शन वो बाद में आएगा, भी मैं सब जो बता रहा हूं उसको पहले समझो ना बच्चों। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। नहीं समझे? जैसे मैंने आपसे कहा आप सब अलग अलग मेटल हैं, आप सब मान लीजिए आप सब अलग अलग मेटल हैं और मैं फोटोन हूं, ठीक है? मैं फोटोन हूं, आप सब अलग अलग मेटल हैं। अगर मैं आपसे टकराकर काम लेना चाहता हूं, यानी आपसे काम लेना चाहता हूं, तो हर एक से मैं काम नहीं ले पाऊंगा। हर एक से काम ले पाना मेरे बस की बात नहीं है। समझ गए ना? कारण क्योंकि सर किसी किसी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होगी कि वो आपके पास मौजूद फ्रीक्वेंसी से भी ज़्यादा होगी। तो जब आप उसको उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी दे ही नहीं पाएंगे तो उससे काम कैसे ले पाएंगे? बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बढ़ जाए आगे? बहुत बढ़िया। तो आप लिख लीजिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मेटल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मेटल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मेटल। हो गया? नेक्स्ट देखें, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, हाँ अगला टॉपिक। छोटे छोटे पॉइंट हैं इसमें भी ना, इस चैप्टर में बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसमें लिखिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में लिखिए द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द लाइट और फोटोन। द मैक्सिमम वेवलेंथ, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट और फोटोन। इसमें मिनिमम वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? मैक्सिमम। क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होती है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। अगर मुझे मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए तो मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए होगी। समझ में आ रही बात ना? बहुत अच्छे। द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट कैन बी, या द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द लाइट और फोटोन दैट कैन बी इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, या विच कैन इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। The maximum wavelength of the light or photon which can eject the electron from the metal surface, which can eject the electron from the metal surface, which can eject the electron from the metal surface is known as threshold wavelength, is known as threshold wavelength. It is denoted by lambda naught, is known as threshold wavelength. It is denoted by lambda naught, ठीक है ना? Is known as lambda, sorry, known as threshold wavelength and denoted by lambda naught. एक छोटा सा टर्म और बचा बस, threshold energy. threshold energy और ब्रैकेट में लिखिए वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड एनर्जी ब्रैकेट में वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन लिखें। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड
द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी needed to eject the electron from the metal surface. The minimum amount of energy needed to eject the electron from the metal surface is known as threshold energy or work function. The minimum amount of energy needed to eject the electron from the metal surface is known as threshold energy. Is known as threshold energy or work function of that metal. थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल, उस मेटल का वर्क फंक्शन कहलाती है, इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल. क्लियर? पहले द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल. समझ में आ रही बात ना? यानी कि वर्क फंक्शन भी किसका होता है? मेटल का होता है. वर्क फंक्शन फोटोन का नहीं होता, वर्क फंक्शन मेटल का होता है. किसी मेटल का वर्क फंक्शन कितना होगा ये इस मेटल की नेचर पर डिपेंड करता है. ग्रेइश मेटल होंगे तो उनका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा होगा ना. ग्रे कलर के होंगे तो ग्रे होंगे तो उनका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा. शाइनी होंगे तो उनका वर्क फंक्शन कम होगा. समझ में आ रही बात ना? शाइनी सरफेस से टकराकर, लाइट के शाइनी सरफेस से टकराकर उससे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने की टेंडेंसी ज्यादा होती है. समझ में आ रही बात ना? क्लियर? तो कहने का मतलब यह है कुल मिला जुलाकर, क्योंकि ब्लैक कलर तो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे ना, वो जो फोटोन्स आएंगे उनकी एनर्जी वो क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है ना? अदरवाइज जो एनर्जी को एब्जॉर्ब ना कर पाए तो वो सारा का सारा अमाउंट किस में जाएगा? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में ही जाएगा. क्लियर है? तो कुल मिला जुलाकर अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है. समझ में आ रही बात? क्या मतलब हुआ इस बात का? वर्क फंक्शन मतलब एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? लिखिए फॉर्मूला थ्रेशोल्ड एनर्जी का, E बराबर H न्यू नॉट. बार बार कह रहा हूं H न्यू नॉट. वर्क फंक्शन मतलब बार बार रिपीट कर रहा हूं, वर्क फंक्शन या इसको W भी कह देते हैं, E नॉट कहते हैं इसको, E नॉट या W बराबर कितना? H न्यू नॉट. वर्क फंक्शन मतलब H न्यू नॉट. यानी कुल मिलाकर किसी मेटल से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कितनी एनर्जी की कम से कम रिक्वायरमेंट होगी. मिनिमम वर्ड इसलिए यूज कर रहा है, अगर उससे ज्यादा एनर्जी आ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन इजीली इजेक्ट हो जाएगा. समझ गए ना? और इसके बाद बस लॉज लिखने हैं. ठीक है ना? मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ गई. बढ़े क्या आगे? बहुत बढ़िया. नेक्स्ट लिखें लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन. लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन. लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन. जो जो डाउट्स आते जाएंगे मुझसे आप यहीं पर बात करेंगे. अगर जो भी पूछना होगा आप मुझसे पूछते जाइए, कोई दिक्कत नहीं. लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन. पहला लिखिए, कई सारे लॉज हैं उसमें पहला लॉ लिखिए, द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. द इमिशन, इमिशन मतलब निकलना. द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस ओनली. The emission of photoelectrons takes place only when the frequency of the incident radiation. The emission of photoelectrons, the emission of photoelectrons takes place only. The emission of photoelectrons takes place only when the frequency of the incident radiation, when the frequency of the incident radiation is above a certain critical value. Is above a certain critical value. इसने बोला the radiation of photoelectron takes place only when the frequency of the incident radiation is above a certain critical value. Certain critical value ब्रैकेट में लिख सकते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. वेरी गुड. certain critical value ब्रैकेट में लीजिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ठीक है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लीज कॉन्सेंट्रेट योर माइंड. अगर मैंने आपसे बोला द फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्शन, सॉरी फोटो इलेक्ट्रॉन, द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन. दिस इज द असर्शन. पक्का? हाँ वेरी गुड. गलत है. समझ रहे हो ना? मैंने क्या कहा? द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन. और फिर बाद में रीजन में क्या लिखा? रीजन में लिखा
because the work function of the metal is depend upon the threshold frequency of the metal. तो क्या जवाब होगा? हाँ, A false R true. कैसे क्या था बताओ? मैंने बोला the work function of the metal is depend upon the threshold frequency of the metal. तो इसका मतलब ये सही है, सही नहीं हुआ क्या? अरे वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज डिपेंड अपॉन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल. तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू. समझ में आ गई बात ना? अभी कोई डाउट है? नहीं. हाँ बच्चे, हाँ ये था द फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्शन फ्रॉम ए मेटल सरफेस डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट. डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट. नहीं सर, लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता. सही मायनों में मेटल के वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है. मतलब कितनी रिक्वायरमेंट है भाई उस पर डिपेंड करेगा ना. लाइट की फ्रीक्वेंसी आप कम रखो ज्यादा रखो उससे क्या मतलब? हाँ, एक लिमिट से ज्यादा चाहिए उसको, जितनी उसको चाहिए उससे कम का आएगा तो नहीं निकाल पाएगा, उससे ज्यादा आएगा तो निकाल देगा. तो यानी कि सही मायनों में एक बात तो बताओ ना आप, मैं फिर आपसे कह रहा हूं बार बार, इसीलिए आप इसका दूसरा मीनिंग मुझे बताओ. आप लोगों का पढ़ाई करना मेरे ऊपर डिपेंड करेगा या आपके ऊपर डिपेंड करता है? आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है भाई. सामने वाला कोई कितना भी जोर लगा ले, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ना चाहेंगे तो नहीं पढ़ेंगे. समझ में आ रही बात ना? कारण सामने वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी भी ज्यादा हो क्यों ना हो, अगर आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा है, नहीं समझे भाई? मैंने कहा सामने वाला हाई अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी लेके आया, लेकिन आपने कहा सर मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो उससे भी ऊपर है, तो फिर आपसे काम नहीं लिया जा सकता. समझ में आ रही बात ना? इसका मतलब है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. जितना कम आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, जितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी की नीड होगी आपको आपसे काम लेने के लिए, उतना ही इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करा लेगा. कोई भी लाइट रिमूव करा देगी. बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अभी कोई डाउट है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से कलर की लाइट की है? वॉयलेट कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, वेवलेंथ सबसे कम, और रेड की सबसे वेवलेंथ सबसे ज्यादा और फ्रीक्वेंसी सबसे कम. इसलिए रेड कलर के बल्ब से अगर आप किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराना चाहेंगे तो नहीं करेगा. समझ में आ रही बात ना? पता लगा? हमने कहा सर येलो बल्ब मैंने जलाया, ठीक है ना, 100 वाट वाले जो येलो बल्ब आते हैं सर, उनसे ना मैंने सोलर पैनल के साथ जो एलईडी जोड़ी थी वो जलने लगी. मैंने एक क्या किया, येलो बल्ब जलाया इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से, और सोलर पैनल को उसके सामने लगा दिया, और सर उससे एक एलईडी लगा दी. आराम से एलईडी जल रही है. किसके कारण? ये जो आपका यहाँ से जो बल्ब है, जो 100 वाट का बल्ब था आपके पास, वो अच्छी खासी एनर्जी रखता है, और उससे जो फोटॉन्स निकल रहे हैं, जो लाइट इमिट हो रही है किस फॉर्म में हो रही है? फोटॉन्स की फॉर्म में. वो जो फोटोन की फॉर्म में लाइट आ रही है वो सोलर पैनल पे टकरा रही है. उस सोलर पैनल्स पे टकरा के वो वहां से क्या करती है? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराती है. उन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट होता है तो वो जो एलईडी आपकी सोलर पैनल से अटैच है वो जलने लगती है. बात समझ में आ रही है? लेकिन सर यही काम अगर मैं रेड बल्ब से करा रहा हूं तो नहीं हो पा रहा है. मीनिंग क्या निकल के आया? हमने कहा भाई उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. समझ में आ रही बात? अब येलो कलर की फ्रीक्वेंसी, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड, येलो कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा और रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कम है, इसलिए येलो वाली ने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा दिया, रेड वाली ने नहीं कराया. तो बताइए इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन लाइट के नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है? लाइट के नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है. अभी भी बोलेंगे नहीं कर रहा है. सर तो सामने वाले सोलर पैनल में कौन सा मेटल यूज किया गया उस पर डिपेंड करेगा ना. अगर उसकी वेवलेंथ, अगर उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उससे भी ज्यादा हुई जितनी येलो कलर की लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, तो भी तो नहीं निकाल पाएगा. इससे थोड़ी मतलब हुआ कि येलो वाला निकाल देगा रेड वाला नहीं निकाल पाएगा. वो तो डिपेंड इस बात पे करता है क्योंकि येलो की फ्रीक्वेंसी उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हुई तो निकाल पाएगा सर येलो भी, अदरवाइज नहीं निकाल पाएगा. बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर हो गया? बहुत अच्छे. नेक्स्ट लिखिए, सेकंड पॉइंट, दूसरा लॉ मतलब, ठीक है. सेकंड पॉइंट लिखिए, द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट, द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ये लॉज में है सब, सेकंड लॉ है ये. द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स एज सून एज, द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स एज सून एज लाइट फॉल्स ऑन मेटल सरफेस. द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स एज सून एज light falls on metal surface.
द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स एज सून एज लाइट फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस। क्या मतलब इस बात का? सर इसमें टाइम लैग नहीं होता, जैसे ही मेटल से फोटोन टकराते हैं तुरंत ये फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है। जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता है उतनी जल्दी हो जाता है, मतलब बहुत फास्ट फिनोमेना है। समझ में आ रही बात ना? बहुत काम का फिनोमेना भी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इसने बोला देखो, इट हैज बीन फाउंड, लिखने की जरूरत नहीं है, इट हैज बीन फाउंड दैट द टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ द फोटोन एंड द इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 10 to the power -9 सेकंड। मतलब 1 नैनो सेकंड से भी कम का समय लगता है फोटोन के टकराने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच में। मेरी बात को समझ रही ना? हालांकि टाइम लैग तो होगा ही होगा, फोटोन की टक्कर और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच में जो टाइम आता है, टक्कर से निकलने तक के बीच में बस जो टाइम आता है वो 1 नैनो सेकंड से भी कम का होता है। 1 नैनो सेकंड से भी कम, 1 सेकंड का बहुत छोटा हिस्सा है ये 1 नैनो सेकंड, इसलिए इतना फास्ट फिनोमेना है। मैंने कहा ना, आप जैसे इधर बल्ब जलाएंगे, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करके देखा जा सकता है। आराम से एक छोटा सा सोलर पैनल का टुकड़ा लीजिए और उसके साथ एलईडी कनेक्ट कर दीजिए और फिर उधर से एक बल्ब जलाइए। जैसे ही उसका स्विच ऑन करोगे ये एलईडी अपना जल जाएगी तुरंत। समझ ना? उधर स्विच ऑन करेंगे यानी येलो बल्ब का हम बल्ब जलाएंगे। मैं येलो बल्ब ही क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसकी अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी, मतलब अच्छा खासा एनर्जी होती है उसमें। जो येलो बल्ब होते हैं ना उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है ना? तो उससे लाइट निकलेगी और वो लाइट निकल करके तुरंत जो एलईडी को जला देगी। समझ गए ना? एज सून एज फास्ट, मतलब बहुत फास्ट फिनोमेना है। क्लियर है? ओके, लिखे नेक्स्ट। ये फास्ट फिनोमेना होने की वजह से ही आज के टाइम में हम लोग इंटरनेट के बारे में सोच रहे हैं कि फास्ट स्पीड इंटरनेट आएगा। ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को फॉलो करने की वजह से ही ऐसा सोच पा रहे हैं। समझ में आ रही बात ना? बहुत फास्ट स्पीड वाले नेट्स की हम लोग जो एक्सपेक्टेशन है हमारी है, ठीक है ना, स्टारलिंक प्रोजेक्ट से, ठीक है, तो वो इसी वजह से हो पा रहा है। ठीक है, क्या लिखो भाई, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए दुनिया में, थोड़ी सी मेहनत कर लो। मजाक नहीं कर रहा, आपकी लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ। थोड़ी सी मेहनत कर लो, अपनी इमेज, अपने आप को उस लेवल पे ले जाओ कि लोग तुम्हारी पूछ करने लगे, खुद ही पूछे तुम्हें, खुद दौड़ दौड़ के आए तुम्हारे पास। ठीक है, ऐसे बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो भागते हैं, मतलब पैसे से जो लोग भागते हैं और उनके पीछे पीछे पैसा भागता है। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। पैसे से कौन भागता है? ऐसा लगता है भागते हैं बच्चे। एक बात बताओ, जिस व्यक्ति को यह बात पता हो कि अगर मैं अभी 1 घंटे सोऊंगा तो मेरे 1 घंटे में 1 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है, अगर मैं 1 घंटे और काम करूँ 1 लाख रुपए का फायदा उठा लूंगा, तो बताओ पैसे से भाग नहीं रहा क्या? क्यों भाग रहा है? क्योंकि सोएगा नहीं तो मरेगा नहीं। तो और क्या कहेंगे यार, पैसा उसके पीछे दौड़ा चला रहा, कह रहा भाई मत सो, 1 घंटे और काम करो और 1 लाख रुपए और बना लो। लेकिन 1 घंटे और, हाँ आलसी हो सकता है, 24 घंटे काम करो तुम, है ना। तुम एक काम करना, 10 दिन 24 घंटे काम करके बस 10 ही दिन में सब कमा लेना। वो जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ना, उसको एक ही बार क्या करना, एक ही बार काट के खाओ, सारे अंडे एक साथ निकाल लेते हैं। ठीक है ना, इसलिए बात समझिए। हैं सच में ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि अगर वो रात दिन काम करें तो भी वो काम, उनका काम खत्म ना हो। उनके पास इतना काम है कि वो रात दिन भी काम करेंगे तो भी खत्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो सो रहे हैं। इसका मतलब है कि वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं अपने पैसे से। समझ में आ रही बात ना? ओके चलिए, यानी एक लिमिट के, यार वैसे भी मेरे बच्चों, एक टाइम के बाद पैसा नहीं मायने रखता है, फिर आपको उसकी भूख खत्म हो जाती है। एक लिमिट है किसी भी चीज की ना, किसी भी चीज को पाने की। मेरे बच्चे, हाँ ऐसे कम, बहुत कम लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ तो बात वही है ना, एक लिमिट। ऐसा नहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है, ऐसा तुम्हें लगता है। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, सुनिए मेरी बात मेरे प्यारे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आपके पास अवेलेबिलिटी है, 8 बजे स्टोर बंद होना है मेरा, आप जाइए। हम ही लोग तो हैं, मैंने कहा ना, हम लोग अभी उस लेवल पे आ ही नहीं पाए हैं। हम लोग पैसे के लिए बहुत परेशान हैं। आई मीन अभी हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी बहुत कम है, अभी हम लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है इंडिया में, तो ऑलमोस्ट हमें पैसे की नीड, हमें लगता है पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन आप जाइए बहुत सारी जगहों पर, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, जहाँ का मतलब ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ना वो बहुत ऊपर है, जहाँ के लोग बहुत खुश रहते हैं, है ना। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इन सब जगह पे जाइए। 8 बजे अगर स्टोर बंद हो गया तो हो गया, बात खत्म। अब तुम 1 करोड़ रुपए देते रहोगे तो नहीं खोलेगा वो, समझ लो ना भाई। मतलब वहाँ पे वो लोग बहुत पंक्चुअल हैं। अगर 8 बजे हमारे स्टोर बंद होने की टाइमिंग है ना, तो 8 बजे स्टोर बंद हो जाएगा सर।
इसके बाद आप आइएगा ना, एक्स्ट्रा अमाउंट भी दीजिएगा तो नहीं खोलेंगे हम इसको, नहीं खोलते। तुम्हें लगता है ना ऐसा कि पैसा लगेगा तो खोल देंगे, है ना। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं इनको, है ना। हाँ क्या है, हाँ बहुत छोटे छोटे देश हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो अलग बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अच्छा एक बात और है, छोटे देश होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब इस वजह से वो लोग छोटे होने की वजह से नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है उनके पास, ये मत सोचना कि वो बहुत अमीर देश हैं, नहीं अंडर डेवलप तो नहीं है, बहुत कम, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अमीर लोग हैं वहाँ, उनका लाइफ स्टाइल ऐसा है, लाइफ स्टाइल। अरे भाई एक बात बताओ बच्चे, हैप्पीनेस पैसे से नहीं चेक की जाती है, समझ ना। जो हैप्पीनेस इंडेक्स होता है ना, हैप्पीनेस इंडेक्स, वो पैसे से मेजर नहीं किया जाता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत पैसा लेकिन खुश नहीं है, उनके पास दुनिया में बहुत दुख हैं। अरे और बहुत दुख होते हैं, जैसे अब क्या मैं किसी का एग्जांपल थोड़ी दूंगा। बच्चे पैसे से नहीं खुशी मिलती यार, कैसी बातें कर रहे हो कि तुम्हें लग रहा है पैसे से खुशी मिलती है। मैं बताता हूँ, सपोज करिए आपके पास पैसा बहुत है, एक बार सुनिए, सबसे, हे बच्चे इधर ध्यान लगाओ, बेइंतहा पैसा है आपके पास। अरे हे बच्चे ध्यान लगाओ, ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन औलाद नहीं है, उनसे जाके उनका दुख और दर्द पूछिए, कुछ नहीं होता। एडॉप्ट करने से वो खुशी थोड़ी मिल जाएगी, कैसी बातें कर रहे हो। अगर ऐसा हुआ करता तो बस हो चुका, तब तो अपने मन को सेटिस्फाई करना तो बिना एडॉप्ट के भी कर लो तो एक अलग बात है। वो तुम्हें लग रहा है ऐसा, तुम्हें ऐसा लग रहा है। बच्चे जिस दिन जब वो उस दौर से गुजरते हैं ना, लोग तो पता चलता है, समझ ना। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं कि हम ये कहते हैं हमारी सारी दौलत लेने के बाद भी अगर ये चीज हट जाए, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, तो हम पूरी दौलत में शावर कर देंगे। ऐसे ही आते हैं क्षण, आपको नहीं पता है ना, लेकिन अभी हाँ, ये मैंने क्या कहा, मैं कब मना कर रहा हूँ, पैसा इसमें कोई शक नहीं है, पैसा आपको फिर, अच्छा दो बातें हैं, एक होता है आनंद और एक होता है सिर्फ खुशी। तो पैसा तो आपको खुशी तो मिल जाएगी पैसे, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा, समझ में आ रही बात ना। हैप्पीनेस मिल सकता है, क्या छोड़ो, अच्छा ठीक है। इससे पता चल रहा आज की जनरेशन पैसे के पीछे कितनी पागल है। जाने दो यार, चलो लिखो, अभी बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिखें, लिखिए बस, तीसरा लॉ लिखें बच्चों। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, the number of photo electrons emitted, please concentrate, लिखो। the number of photo electrons, चार लॉ हैं ये, जल्दी से पूरे कर लो। the number of photo electrons emitted और photoelectric current, the number of photo electrons emitted or photoelectric current from a metal surface, the number of photo electrons emitted or photoelectric current from a metal surface depends only on the intensity of the incident light. The number of photoelectrons emitted or photoelectric current from a metal surface depends only on the इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। मतलब क्या हुआ इस बात का, किसी मेटल से कितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे या कितनी करंट फ्लो करेगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि लाइट जो पड़ रही है, जो लाइट उसके ऊपर डाली जा रही है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं किस पर, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ द लाइट पर, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ द लाइट पर। क्लियर है, ओके। क्या लिखा, इंसिडेंट ऑफ द, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, और अलग लिखिए, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। बात समझ में आ रही है श्वेता, बात समझ में आ रही तुम्हें। अगर किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कराना है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो लाइट आप उसके ऊपर डाल रहे हो उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ना कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। नहीं समझ गए,
बहुत अच्छे। जैसे सपोज कर लीजिए येलो बल्ब आप डिम जलाइए या ब्राइटर जलाइए, दोनों केस में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बराबर होगी, एनर्जी बराबर होगी, लेकिन संख्या अलग अलग होगी। अगर वो येलो बल्ब आपका डिम जल रहा है, डिम, इलेक्ट्रॉन तब भी निकलेगा लेकिन कम निकलेंगे। क्यों? क्योंकि डिम जल रहा है तब भी येलो कलर की लाइट है, और जब वो तेज जल रहा है, ब्राइटर जल रहा है, तब भी येलो कलर की लाइट है। तो कलर ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन के निकलने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। वो तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि नहीं है। अगर मान लो मैंने कोई ऐसा मेटल लिया जो कि येलो बल्ब की फ्रीक्वेंसी से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रखता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, चाहे वो डिम जल रहा हो चाहे ब्राइटर जल रहा हो। लेकिन डिम जलेगा तो कम इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, और ब्राइटर जलेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए ना? मतलब अगर सर सूरज नहीं निकला होगा तो सोलर पैनल हमारा तब भी काम करेगा, सोलर पैनल से तब भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, लेकिन उतनी नहीं बनेगी, उससे बनने वाली इलेक्ट्रिक करंट उतनी नहीं होगी। अगर आप ऐसे एरियाज में, या मतलब सर कई दिनों से सूरज ऐसे ही बस थोड़ा बहुत निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, ठीक है ना, अभी सर्दियों के दिनों में ये सब रहेगा अक्सर, ठीक है ना, तो सर ऐसे में हम एसी नहीं चला पाएंगे, तो एसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी सर्दियों में, इसलिए कामयाब हो रहे हैं सोलर पैनल। बात समझ में आ रही ना? लेकिन नहीं तो, क्योंकि उससे निकलने वाली, अब सर्दियों के दिनों में जब सूरज नहीं दिखेगा पूरे पूरे दिन, पता सूरज ही नहीं है, रोशनी है, मीन्स कुल मिला के उसकी लाइट है। क्यों है? सूरज अभी है, सूरज अपनी जगह पे है तो मौजूद, लेकिन उसके ऊपर क्या गई है, बदली छाई हुई है, बादल छाए हुए हैं, तो उनसे भी लेकिन लाइट इमिट होके आ जाती है, उससे भी हमारे यहाँ मतलब रोशनी तो हो रही है, उस लाइट से भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, लेकिन उतनी संख्या में इजेक्ट नहीं हो पाते कि वो ज्यादा बड़े बड़े काम कर सकें। समझ में आ रही बात ना? लेकिन जब ब्राइटर जलता है, इसलिए इक्वेटोरियल रीजन में सोलर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, ये वहां पर बहुत ज्यादा एफिशिएंसी होती है सोलर पैनल की, ठीक है ना, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में मोस्टली डेज में सूरज निकल के रखता है, मतलब सूरज की लाइट अच्छी खासी पहुंचती है, मतलब पूरे साल के साल पहुंचती है। समझिए ना? ऐसा नहीं होता कि जैसे हमारे यहाँ तो कुछ दिन जो है ना, मतलब उतनी अब हमें अगले 2-3 महीने उतनी ज़्यादा हीट नहीं मिलेगी, या उतना ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं मिलेगी सन के अंदर। समझिए ना? थोड़ी देर बढ़िया, बस पता लगा 11 से लेकर सर वो 1-1:30 बजे तक 1-2-2.5 घंटे बस क्या होगा, थोड़ा सा सूरज अपनी ब्राइटनेस दिखाएगा, बाकी उसके बाद फिर से ढलने लगेगा, सुबह में भी उतना नहीं निकलेगा। क्लियर हो रही है बात? बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखें, तो फिर भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड किए किस पे, इंटेंसिटी पे, और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है क्या, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिटेड, ठीक है ना? बहुत अच्छे। लिखो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, चौथा लॉ है ये, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद विच ए फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड, the maximum kinetic energy with which the photoelectrons are emitted from a metal surface, the maximum kinetic energy with which photoelectrons are emitted from a metal surface depends only upon the frequency of the incident light, depends only upon the frequency of the incident light, and it is independent of the intensity. देखिए emitted from the metal surface depends only upon the frequency of the incident light, depends only upon the frequency of the incident light, and independent of its intensity, क्लियर है? हो गया ना? बहुत अच्छे। अभी बस 4 लॉ थे छोटे छोटे, मैंने इनको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बात को 4 मिनट में समझ जाएंगे। पहला, सबसे पहली बात, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मेटल पर टकराने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी उस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ना हो, कम से कम इक्वल तो होनी ही चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट रहा है इस बात में? पहला लॉ था ये। दूसरा लॉ कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन स्टार्ट्स एज सून एज द फोटॉन्स स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस, जैसे ही फोटोन मेटल सरफेस पे टकराते हैं वैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की घटना घट जाती है फौरन, मींस बहुत कम टाइम लैग होता है, 1 नैनो सेकंड से भी कम का टाइम लैग होता है। क्लियर? तीसरा,
जब किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उनकी संख्या इस बात पे डिपेंड करती है कि जिस लाइट के कारण, जिस लाइट के टकराने से मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, वो लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। ब्राइटर द लाइट, मोर विल बी द इंटेंसिटी एंड मोर नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। क्लियर है इतनी बात। डिमर द लाइट, lesser will be the intensity of that light and less will be the number of electrons ejected from the metal surface. Clear? बहुत अच्छे। दूसरा, sir, more will be the frequency of the light. More will be the frequency of the light. More will be the kinetic energy of the photo ejected electrons. Clear है ना। ejected electron की kinetic energy ज्यादा होगी। बात समझिए, मेरी बात ध्यान सुनो। एक और बात इसमें लिख लो, ठीक है ना। द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, 5 पॉइंट लिख लो। द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज 1-1 फिनोमिना। द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज 1-1 फिनोमिना। द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज 1-1 फिनोमिना। मैं इतनी देर से कह रहा हूं बार बार कि मेरी बात आपको शायद समझ में आ रही होगी, लेकिन इतनी ज्यादा मतलब इतना ज्यादा अच्छा होना भी सही नहीं होता कि आप अगर नहीं आ रहा हो फिर भी ना बता रहे हो, ठीक है। अब मुझे पता चलेगा आ रहा है तो मुझे तब पता चलेगा मेरे सवालों के जवाब देंगे आप, ठीक है। ओके, सुनिए। मान लीजिए कि किसी एक लाइट की फ्रीक्वेंसी है, ध्यान सुनना, किसी एक लाइट की फ्रीक्वेंसी, लाइट से निकलने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज और किसी एक मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 800 हर्ट्ज। तो इजेक्शन होगा या नहीं होगा? यस सर, हो जाएगा। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी है 800 हर्ट्ज और मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी है 800 हर्ट्ज, इजेक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। पहले और दूसरे केस में फर्क क्या होगा? वेरी गुड। पहले वाले केस में सर चूंकि फ्रीक्वेंसी लिमिट से ज्यादा थी, जितनी चाहिए उससे ज्यादा थी, तो जितना अमाउंट निकालने में चाहिए उतना तो उसमें खर्च कर देगा, बचे हुए अमाउंट को एज ए काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर देगा। क्योंकि फोटोन जो एनर्जी का पैकेट होता है ना, वो आते ही मेटल से टकरा के पूरा फट जाता है। जैसे ही वो बर्स्ट हुआ, फट गया, सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल गई। उसमें से उसने उतनी एनर्जी तो खर्च कर दी निकलने में जितने की जरूरत थी, मतलब वर्क फंक्शन के बराबर। मान लीजिए किसी मेटल का वर्क फंक्शन है 400 जूल, किसी मेटल का वर्क फंक्शन है 400 जूल और किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी है कि उससे निकलने वाले फोटोन की एनर्जी 1000 जूल। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? 600 जूल। 1000 जूल एनर्जी लेकर आने वाला फोटोन जब मेटल से टकराएगा तो 400 जूल एनर्जी, चूंकि उसका वर्क फंक्शन है, उसका वर्क फंक्शन 400 जूल है केवल, मींस कि उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए केवल 400 जूल की रिक्वायरमेंट थी। आप 1000 जूल का टकरा दिए तो 400 जूल के दो नहीं निकल जाएंगे, बल्कि बोलेंगे 400 जूल एनर्जी खर्च कर देगा एक इलेक्ट्रॉन, उस सारी एनर्जी को क्या कर लेगा? गेन कर लेगा, और 400 जूल एनर्जी तो खर्च कर देगा बाहर आने में और बाकी का बचाओ 600 जूल एनर्जी मूव करने में। समझ में आ रही बात ना? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में 1-1 फिनोमिना होता है। एक फोटोन चाहे 1 करोड़ जूल एनर्जी भी लेके आ जाए तो भी कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा? एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। बस फर्क इतना आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो कि इतनी ज्यादा एनर्जी लेकर, वो जो फोटोन इतनी ज्यादा एनर्जी लेके आएगा, वो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी दे देगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। अगर मैंने कहा कि मान लीजिए कोई लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, 500 हर्ट्ज है, अगर मैं उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते बढ़ाते 1000 हर्ट्ज कर दूं तो जो मेटल सामने रखा हुआ है उससे निकलने वाले फोटॉन्स की संख्या पर क्या फर्क पड़ेगा? सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की संख्या पर फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात ना? काइनेटिक एनर्जी पे फर्क पड़ता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी आपने सर, तो उससे निकलने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ जाएंगे, ना बढ़ेंगे ना घटेंगे। लेकिन मैंने कहा जो लाइट मैं जलाता 500 फ्रीक्वेंसी, 500 हर्ट्ज की, उसकी फ्रीक्वेंसी को मैंने भले ही 500 ही रखा, 500 ही रखा, लेकिन उसको मैंने और ब्राइट कर दिया। मतलब 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी निकालने वाला पहले मैंने 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के फोटोन फेंकने वाला मैंने पहले एक बल्ब जलाया, अब 2 बल्ब जला दिए। मेरी बात को समझ नहीं है? अब दोनों बल्ब से फ्रीक्वेंसी तो उतनी ही निकल रही है, जो भी फोटो निकला 500 फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज का ही है, लेकिन सर 2 बल्ब जल रहे हैं, मींस इंटेंसिटी बढ़ गई है। इस कमरे में आप 2 बल्ब को बंद कर दोगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, 4 बल्ब जला तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी सर उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन ज्यादा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इजेक्टेड होंगे।
बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर मैंने आपसे बेसिक से एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद हम लोग फिजिक्स को यहीं आज विराम देंगे। अगर आप में से कोई भी मुझे बता दे फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इस चैप्टर में ग्राफ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको समझ में आ जाए वैसी बात, एक एक ग्राफ समझ में आएगा, गारंटी है इस बात की। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर 1% कोई कमी रह भी जाएगी आपके दिमाग में तो आपको उसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पेपर में ग्राफ आएंगे इस चैप्टर से, अच्छे खासे ग्राफ आएंगे, ठीक है ना। तो पहली बात, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ बनाइए, ठीक है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर मैंने आपसे ये सवाल कर लिया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे इसका जवाब दे पाएंगे, आप इन्हें ग्राफ बना पाएंगे। कैसा बनेगा? यहां से या आगे से? बोलो, यहीं से बनेगा, खत्म बात। ऐसा बोलो, ऐसा बनेगा कि नहीं? हाँ सर बनेगा। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट 0 तो सर इलेक्ट्रिक करंट भी 0। मींस इंटेंसिटी ऑफ लाइट का 0 होना मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक भी इजेक्ट नहीं हो रहा होगा। जब एक भी इजेक्ट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इसका करंट नहीं फ्लो करेगी, यानी कि करंट 0। लेकिन जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे फोटो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी, और संख्या बढ़ने से Q बराबर NE। Q बराबर क्या होता है? NE। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाने से चार्ज बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ने से करंट बढ़ जाएगी। I बराबर Q अपॉन T, I बराबर Q अपॉन T। पहले सर पर सेकंड निकल रहे थे 100 इलेक्ट्रॉन, अब पर सेकंड निकल रहे हैं 1000 इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट तो बढ़नी है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत अच्छे। तो इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट का ग्राफ ऐसा बनेगा। जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ेगी। यहीं इसको हटा दो, इसकी जगह लिख देता नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो भी यही सेम ग्राफ होता है। समझ में आ रही बात ना? कोई बदलाव नहीं होता, बिल्कुल सिमिलर होता, सेम यही ग्राफ। बस यहाँ क्या लिख दिया? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो भी तो यही चीज़ है ना। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? बाकी बचे हुए ग्राफ कल डिस्कस करेंगे और यहाँ के आगे के टॉपिक भी कल डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है ना। आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे लगता है ये समझ में आया होगा पूरा टॉपिक। बहुत आसान था, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ चैप्टर बहुत आसान है, इसका वेटेज ठीक ठाक है, वेटेज कम नहीं है। आप देखिएगा मार्क्स में, तो मार्क्स के हिसाब से भी आपको बचल जाएगा, अच्छा खासा वेटेज है चैप्टर का, ठीक है। जबकि चैप्टर में कुछ ज़्यादा खास है नहीं। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना।